हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज हम आपको इस वीडियो में आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ाने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने हिंदी व्याकरण में कई टॉपिक को पढ़ा रखा है, वचन, लिंग, व्याख्या, ऐसे 12 टॉपिक को पढ़ा रखा है। अगर आपने उन टॉपिक के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक हिंदी व्याकरण 2023 के प्लेलिस्ट में जाकर उन टॉपिक के वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। हिंदी व्याकरण में आपका संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में 1 या 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में, इस क्लास में इस संधि का अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। इस संधि के व्याख्या को आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ और इसी वीडियो में मैं इसके 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जरिए आप इस संधि का व्याख्या पढ़ने के बाद इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो प्रैक्टिस करने से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही उठता है कि संधि कहते किसे हैं, संधि किसे कहते हैं। कुछ पहले हम आपको बेसिक डेफिनेशंस पढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ एडवांस रूल और बेसिक रूल पढ़ाएंगे। उन रूल के बाद आपका प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस में आप लाइव सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलिएगा, जिससे आपका अच्छे से ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि शब्द का अर्थ है मेल। जब दो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मिलने के कारण ध्वनियों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि का जो अर्थ होता है वो मेल होता है, और जब दो शब्द एक दूसरे से मिल जाते हैं और उनके मिलने से जो नया शब्द बनता है उसे ही संधि कहते हैं। उन शब्दों के मिलने से उनके ध्वनियों में भी परिवर्तन हो जाता है और दोनों शब्दों का पहले से अपना एक अलग अलग अर्थ रहता है, लेकिन उन दोनों के मिलने से एक नए शब्द का नए अर्थ के साथ निर्माण होता है। तो इसे ही संधि कहते हैं। इसको और बेसिक से और अच्छे से हम लोग आगे एग्जाम्पल में समझेंगे। तो संधि शब्द का अर्थ है मेल। जब दो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं, उनके मिलने के कारण जो ध्वनियों में परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। मतलब संधि के कितने भेद हैं, उनके भेद को अच्छे से एक्सप्लेन करिए और उसके बाद प्रत्येक भेदों का दो दो उदाहरण भी दीजिए। तो संधि के कुल 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो 1 बाय 1 सभी का डेफिनेशंस के मैं साथ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले समझिए स्वर संधि किसे कहते हैं। तो जहां एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ अर्थी। अर्थी का मतलब होता है धारण करने वाला और विद्या का मतलब होता है हमारा शिक्षा। तो विद्या और अर्थी से मतलब विद्या को ग्रहण करने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, संधि उसे कहते हैं जब दो शब्दों का मेल होता है। तो विद्या एक अलग शब्द है, अर्थी एक अलग शब्द है, लेकिन जब ये दोनों शब्द अलग अलग अर्थों के दो शब्द मिलते हैं तो इनसे एक नए शब्द का निर्माण होता है और उस नए शब्द का अर्थ भी नया होता है। तो इसको ही संधि कहते हैं। जैसे रवि जोड़ इंद्र से रविंद्र बनता है। तो संधि का 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में आपने यही समझा कि जहाँ एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र। तो इसमें आपने स्वर संधि में क्या देखा, स्वर किसे कहा जाता है, अ आ ई उ ये होते हैं स्वर और व्यंजन होते हैं क से लेकर म तक। तो स्वर संधि में जैसे विद्या के लास्ट में आ है और अर्थी के शुरुआत में अ है, तो इसमें स्वरों का मेल हुआ है आ और जोड़ अ, मतलब आ धन आ का मेल हुआ है। यही स्वर संधि का उदाहरण होता है। तो जहाँ एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ परिवर्तन होता है, मेल होता है, तो उनके मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी होगा, जिससे रवि जोड़ इंद्र रविंद्र होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन 2 एग्जाम्पल ही मैं आप सभी का लेकर आया हूँ। इसके बाद इसका जो दूसरा प्रकार है वो व्यंजन संधि है। तो व्यंजन ध्वनि से परे स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार अर्थात परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् जोड़ आरंभ, दिक् जोड़ अंबर दिगंबर होता है। जैसे सत्य जोड़ अन सज्जन होता है। तो व्यंजन संधि से परे स्वर या व्यंजन आने पर, मतलब एक स्वर और व्यंजन कुछ भी आ सकता है लेकिन एक व्यंजन होगा। तो व्यंजन ध्वनि से परे स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन में जो परिवर्तन आता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक् जोड़ अंबर दिगंबर बनेगा, सत्य जोड़ जन सज्जन बनेगा। इसके बाद इसका तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है, विकार का अर्थ मैंने भी आपको बताया, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः जोड़ ते से नमस्ते बनेगा, मनः जोड़ बल से मनोबल बनेगा। तो इसमें जो होता है, जैसे कि नमः आप देख रहे हैं तो नमः के जो लास्ट में विसर्ग है, तो इस विसर्ग के साथ व्यंजन कुछ भी जुड़ जाए और उस व्यंजन के जुड़ने के साथ विसर्ग में जो परिवर्तन आ जाए, जो विकार आ जाए, उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नमः जोड़ते नमस्ते, मनः जोड़ बल मनोबल।
तो ये 3 प्रकार आपने समझे, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि में 2 स्वर आपस में मिलते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। व्यंजन संधि में एक व्यंजन और दूसरा स्वर भी हो सकता है, वे मिलते हैं। और विसर्ग संधि में स्वर या फिर व्यंजन विसर्ग में आकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये संधि के 3 प्रकार हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो संधि का जो पहला भेद था स्वर संधि, उसके भी अनेक प्रकार हैं, तो उनके प्रकारों को अब आपको समझना है। तो जहां एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यही डेफिनेशन मैंने आपको स्वर संधि में बताया है कि जहां एक स्वर दूसरे स्वर से मेल होता है तो उन दोनों के मिलने से जो नए अर्थ में परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जो अर्थ थी, यही एग्जाम्पल आपका उस एग्जाम डेफिनेशन में भी था। तो विद्या जो अर्थ विद्यार्थी होगा, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र होगा, तो ये स्वर संधि का डेफिनेशन है। इसमें पूछा जा रहा है स्वर्ग संधि के भेद। तो स्वर संधि के कुल 4 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के कुल 4 भेद हैं। पहला होता है दीर्घ संधि। हस्व या दीर्घ अ ई उ क्रमशः हस्व या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों के मिलने से क्रमशः दीर्घ आ या फिर उ हो जाते हैं। जिसे मत जोड़ अनुसार मतानुसार हो जाएगा, गिरी जोड़ इस गिरीश हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें आपने क्या समझा, दीर्घ संधि में यही समझा कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर कहा जाता है जैसे ये छोटा आ हो गया, जैसे ये छोटी ई हो गया, जैसे ये छोटी ऊ हो गया। लेकिन दीर्घ स्वर उसे कहा जाता है जैसे अ का बड़ा आ हो गया, यहाँ छोटी ई होना चाहिए था, जैसे बड़ी ई ये हो गया और बड़ा ऊ हो गया ये वाला। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो परिवर्तन आता है और उन दोनों के मिलने से जो दीर्घ आ होती है वह कैपिटल ई मतलब दीर्घ ई हो जाती है और जो छोटा ऊ है वो बड़ा ऊ हो जाता है। जिससे मत जोड़ अनुसार मतानुसार, गिरी जोड़ इस गिरीश। ये था स्वर संधि का पहला प्रकार। इसका दूसरा प्रकार है गुण संधि। यदि अ और आ के आगे ई या ई, ऊ या ऊ, री या री आ जाए तो दोनों के मिलने से क्रम से ए ओ अर हो जाते हैं। जैसे महाजोड़ उत्सव, तो इसमें देखिए आ के जो बाद है उसके बाद ऊ आ गया है, तो अ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, ओ बनेगा। जैसे कि आप इसमें समझ रहे हैं अ और ऊ के मिलने से यहाँ ओ बन जाएगा, तो महाजोड़ उत्सव से महोत्सव बनेगा। नर जोड़ ई से नरेश बन जाएगा। तो गुण संधि में यही है कि यदि अ और आ के आगे ई या ई, ऊ या ऊ, री या री आए तो दोनों के मिलने से क्रम से ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे महाजोड़ उत्सव का संधि हो जाएगा महोत्सव और नर जोड़ ईस का संधि हो जाएगा नरेश। इसका तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। अ या आ से परे ए या ए हो तो दोनों मिलकर ए या ओ, या औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। जैसे सदा जोड़ ए सदैव हो जाएगा, मत जोड़ एक या मतेक्य हो जाएगा। ये वृद्धि संधि है। और इसका चौथा और आखिरी प्रकार है यन संधि। यदि ई, ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो आई, यहाँ आई होना चाहिए था, तो आई का ऊ का ऊ, व और री का र हो जाता है। जैसे सु जोड़ आगत स्वागत हो जाता है, अति जोड़ अधिक अत्यधिक हो जाता है। तो ये यन संधि के उदाहरण थे। तो आपने स्वर संधि के 4 भेद पढ़े। पहला दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में छोटी ई मतलब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर मिल जाते हैं। दूसरा आपने पढ़ा गुण संधि कि अ और आ के आगे अगर ये आते हैं तो इनसे ये बन जाता है। उसके बाद तीसरा प्रकार इसका वृद्धि संधि आपने पढ़ा। वृद्धि संधि में अ और आ से परे ए या ओ तो मिलकर ए या ओ हो तो उन दोनों के मिलने से कैपिटल औ हो जाता है। इसके बाद इसका आखिरी प्रकार था यन संधि। यदि ई और री के बाद भिन्न स्वर आए तो इनमें य उ का र हो जाता है। जैसे सु जोड़ आगत का स्वागत हो जाएगा, अति जोड़ अधिक का अत्यधिक हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका था डेफिनेशंस। ये डेफिनेशंस बहुत ही कम चांस है, बहुत ही रेयर केस में आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, लेकिन इससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कन्फर्म है कि जरूर पूछा जाएगा। और अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इसी वीडियो में मैं इसके 46 या 47 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अगर आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जो इस कॉन्सेप्ट का आप पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा और उन्हीं में से आपका एग्जाम में कन्फर्म है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक और माइंड कंसंट्रेट करके देखते हुए चलिएगा। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो इसके बाद कुछ नियम होते हैं कि ध्यान रखें कि संधि ध्वनियों के बीच नहीं होती है। ध्यान रखें कि जो संधि होती है वह कभी भी ध्वनियों के बीच नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ शब्दों के बीच नहीं होती है। मतलब जो संधि होती है वह हमेशा ध्वनियों के बीच होती है और शब्दों के बीच नहीं होती है। मैं आपको विपरीत बोल रहा था, होना ऐसे होगा कि ध्यान रखिए कि जो संधि होती है वह ध्वनियों के ही बीच हमेशा होती है, शब्दों के बीच संधि कभी भी नहीं होती है। जैसे इन उदाहरणों को देखने के बाद आप समझ जाइएगा। सत और कर्म में त और क मीन्स शब्दों के बीच नहीं हो रहा, ध्वनियों के बीच संधि हो रहा है। सत जोड़ कर्म से सत्कर्म हो जाएगा, सत्य जोड़ अन से सज्जन हो जाएगा, गिरी धन ईस से गिरीश हो जाएगा, इति धन आदि से इत्यादि हो जाएगा, दुह धन से दुर्जन हो जाएगा, मही धन इंद्र से महेंद्र हो जाएगा, उत जोड़ श्वास से उच्छ्वास हो जाएगा,
उत्त जोड़ हरण से उत्तधरण हो जाएगा और देव जोड़ इंद्र से देवेंद्र हो जाएगा। ये आपने समझा कि जो संधि होती है वह हमेशा ध्वनियों के बीच ही होती है, शब्दों के बीच कभी भी संधि नहीं होती है। तो इन उदाहरणों को देखकर आप अच्छे से समझ गए हो कि जो संधि होती है वह हमेशा ध्वनियों के बीच होती है, शब्दों के बीच नहीं होती है। यहाँ आसपास आई ध्वनियों की निम्नलिखित स्थितियाँ दिखाई गई है। अब इन स्थिति के साथ आप अच्छे से समझ जाइएगा ऊपर दिए गए उदाहरण को। न तो पूर्ण ध्वनि में परिवर्तन है, न पर ध्वनि में। जैसे सत त जोड़ क कर्म सत्कर्म हो गया, तो इसमें ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु यहाँ दोनों घटक एक ही शिरोरेखा के नीचे हैं। त और त लिपि नियमों के अनुसार हुआ है। इसका दूसरी स्थिति है वो पूर्ण ध्वनि में परिवर्तन हुआ है, किंतु पर ध्वनि में नहीं। जैसे सत जोड़ जन में सज्जन हो गया, गिरि जोड़ इसमें गिरीश हो गया, इति जोड़ आदि का इत्यादि हो गया, दुह जोड़ जन का दुर्जन हो गया। इसकी तीसरी स्थिति है कि पूर्ण ध्वनि में कोई परिवर्तन नहीं, किंतु पर ध्वनि मतलब बाद वाली जो ध्वनि है उसमें परिवर्तन हुआ। जैसे मही जोड़ ईस का मही जोड़ ईस, और जो इंद्र है उस मही जोड़ ई का इंद्र महेंद्र हो गया। इसमें जो पर ध्वनि है उसमें परिवर्तन हुआ, पूर्ण ध्वनि में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसकी चौथी स्थिति है जब पूर्ण ध्वनि में पर ध्वनि हो तब दोनों में परिवर्तन होता है। जैसे उत् जोड़ त में स और उच्च है, तो इन दोनों के मिलने से उच्छ्वास बनता है। उत् जोड़ ह उद्धरण से मिलने से उद्धरण बनता है। ये आपने इसके चार स्थितियों को समझा। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसे कहते हैं ये भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो संधि युक्त समस्त पद या समस्त पद को फिर से संधि पूर्व अवस्था में पहुंचाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिम जोड़ आल्य के मिलने से इन दोनों का संधि होने से हिमालय बनता है। लेकिन अगर कोई पूरा शब्द आपको दिया हुआ रहे हिमालय और आपको कहा जाए इसका संधि विच्छेद करिए, तो संधि विच्छेद का मतलब होता है कि कोई समस्त शब्द या फिर समस्त पद होता है और उनको पूर्ण रूप से मतलब संधि पूर्व अवस्था में पहुंचाना कि वह पहले कैसी थी उस अवस्था में उसको दो भागों में बांटना ही संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिमालय का हिम जोड़ आल्य होगा, जगन्नाथ का जगत जोड़ नाथ होगा, पूर्ण जन्म का पुनः जोड़ जन्म होगा। यहाँ स्मरणीय प्रमुख शब्दों की संधि तालिका है। यहाँ मैं आपके लिए एक बड़ा टेबल लेकर आया हूँ। इन शब्दों को अगर आप अच्छे से एक बार 20 मिनट का समय निकाल कर इसके PDF को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तब आप इसके कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इससे पहले जो भी मैंने आपको डेफिनेशंस पढ़ाए वे कम चांसेस है एग्जाम में आने के, लेकिन अगर आप उनको अच्छे से समझ गए तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सही बनेगा। तो ये मैं स्पीडली आपको पढ़ाऊंगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपने टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको इन सभी क्लासेज के नोटिफिकेशन और नोट्स और PDF बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं। इसलिए इसके PDF और टेलीग्राम चैनल पर जरूर पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं अभी आपको स्पीडली पढ़ते हुए चल रहा हूँ कि अ और आ से जो शब्द होते हैं उन शब्दों का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है। तो अलंकार का अलम जोड़ कार होगा, अंतःपुरा का अंतः जोड़ पुर, अत्यधिक का अति अधिक, अधीश्वर का अधि ईश्वर, अन्योनाश्रय का अन्य अन्याश्रय, अभीष्ट का अभि जोड़ इष्ट होता है, अत्याचार का अति जोड़ आचार होता है, अनान्य का अन्य जोड़ अन्य होता है, अतएव का अतः एव होता है, अधोगति का अधगति होता है, अहिर्निश का अहनिशा होता है, अत्यंत का अति अंत बनता है, अन्वेषण का अनुवेशन बनता है, अब्ज का अप जोड़ ज बनता है, अजंत का अच जोड़ अंत बनता है, अम्य का अप में, अनभाव का अन अभाव, अम्बुर्मी का अम्बु उर्मी, अति उत्तम का अति उत्तम, अत्यावश्यक का अति आवश्यक, कल्पांत का वहाँ से आपके क शब्द शुरू हो गए, कल्पांत का कल्प अंत, कमलेश का कमला, इस किन्नर का किम नर, कृदंत का कृत अंत। ये अ और आ से बनने वाले शब्द थे। अब त से जो शब्द बनते हैं वो समझिए। तथैव का तथा जोड़ एव होगा, तल्लीन का तत्लीन, तद्धित का तत्हित, तेजोपुंज का तेजपुंज, तदाकार का तत् आकार, तथापि का तथापि, तपोवन का तपहवन, तेजो ऋषि का तेजह राशि, तृष्णा का तृष्णा, तिरस्कार का तिरस्कारा। द से जो शब्द बनते हैं देवेंद्र का देव इंद्र, दुशासन का दुशासन, दिगंबर का दिक्भ्रम, दिग्गज का दिक्गज, दिगंबर का दिक अंबर, दावानल का दाव अनल, दुर्धुषा का दुहधर्ष, दुर्दीन का दुहदिन, दुर्ग का दुहग, दुस्तर का दुहत्र, दुर्वह का दुवह, देव ऋषि का देव ऋषि, दुर्जन का दुह जोड़ जन, दुष्कर का दुह जोड़कर। अब यहाँ से आपके न से जो शब्द बनते हैं, नमस्कार का नमःकार, नमःकार, नदीस का नदी जोड़ इस, नारीश्वर का नारी जोड़ ईश्वर, नयन का नयन, नाविक का नौइक, निसंदेह का निसंदेह, निराधर का निराधार, निस्सार का निसार, निरीह का नि जोड़ ई, निस्सहाय का निसहाय, निरर्थक का निरर्थक, निर्विवाद का निर्विवाद,
निश्चिंत का निश्चिंत, निरंतर का निरंतर, निर्झर का निर्झर, निश्चय का निश्चय, निष्प्राण का निप्राण, निर्मल का निहमल, निर्भर का निर्भर, ये सभी आपके विसर्ग संधि हैं। निष्कपट का निष्कपट, निर्गुण का निर्गुण, निर्विकार का निर्विकार, निष्फल का निफल, निरुपाय का निरुपाय, निर्जल का निजल, नायक का न एक निरोग का। आप सोच रहे होंगे ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निर्जल शब्द, और आपसे कहा जाएगा इसका सही संधि विषय चुनें, और आपके ऑप्शन रहेंगे 4, और उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन में ये भी रहेगा। तो अगर आप इसको एक झलक अच्छे से देखे हुए रहिएगा तभी तो आपको पता चलेगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसीलिए मैं इतने सारे शब्दों को लेकर आया हूँ। अगर आप एक झलक 20 से या 15 मिनट समय निकालकर इस टेबल को अच्छे से पढ़ लेते हैं तब आपका एग्जाम में जो वो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। और ये ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आप इनको एक बार देख लेते हैं तो ये आपको लाइफ टाइम याद रहती है। इसलिए निर्जल का निर्जल होगा, नायक का न एक, निरोग का निरोग। तो इन शब्दों को देखने से ही आपके माइंड में एक इमेज बन जाता है कि इस शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो कैसा होगा। अब यहाँ से प शब्द होते हैं, परमेश्वर का परम ईश्वर, परम औसत का परम औसत, परमार्थ का परम अर्थ, पावक का पौइक, पित्रोदेश का पितृयादेश, पंचम का पम च, पुरुषोत्तम का पुरुष उत्तम, प्रत्येक का प्रति एक, प्रत्युपकार का प्रति उपकार, पुस्तकालय का पुस्तक आलय, पवित्र का पवित्र, पूर्ण जन्म जन्म, पुरस्कार का पुरस्कार, ये लगता है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पूर्ण जन्म का पूरा जन्म होगा, प्रत्यय का यहाँ से लगता है यहाँ तक लगता है टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। अब इसके आगे देखिए, प्रत्यय का प्रति जोड़, परिच्छेद का परिच्छेद, परीक्षा का परीक्षा, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, प्रांगण का प्रांगण, पुनरुक्ति का पुनः उक्ति, पीताम्बर का पीताम्बर, पदोन्नति का पदोन्नति, पृष्ठ का पृष्ठ, प्रतिछाया प्रतिछाया, प्रोत्साहन पर उत्साहन, पयः पान, पयोधि का पयधि, परिष्कार का परिष्कार, प्रातःकाल का प्रातःकाल, प्रथम अध्याय का प्रथम अध्याय, पयः का पयद, भ से कुछ शब्द हैं, भवन का भोअन, भोग्योदय का भाग्योदय, भावु का भोग, भोजनालय का भोजनालय। अब यहाँ से कुछ शब्द और हैं, उसके बाद मैं आपका जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जिससे आपने जो कॉन्सेप्ट को पढ़ा वो आपका अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। मुनिंद्र का मुनि इंद्र, महेंद्र का मही इंद्र, महोर्मी का महाउर्मी, मृनिम्ब का मृत में, मृत्रिम का मृत ऋण, मत एकी का मत एक, या महाऔषध का महाऔषध, मनोहर का मनहर, मनोहरता का मनहगत, महास्य का महास्य, मनवंतर का मनुअंतर, महोत्सव का महाजोड़ उत्सव, मृगेंद्र का मृग इंद्र, महर्षि का महर्षि, मन योग का मनः योग, मनोरथ का मनहरथ, मनोभाव का मनः भाव, मनोविकार का मनः विकार, मनोअनुकूल का मनः अनुकूल, मनोरम का मनहरुम। अब यह से कुछ शब्द हैं, यद्यपि का यदि अपि, यथोचित का यथा उचित, यशोदा का यशहदा, यशोधरा का यशधरा, युधिष्ठिर का युधि जोड़ स्थिर, यशोधन का यशधन, र लव से कुछ शब्द हैं, रत्ना का रत्न आकार, रामायण का रम आयन, राज ऋषि का राज ऋषि, राजेंद्र का राज इंद्र, लोकोक्ति का लोक उक्ति, व्यायाम का वि आयाम, व्याप्त का वि आप्त, वाक्य का वाकम्य, व्युत्पत्ति का व्युत्पत्ति, विद्यार्थी का विद्यार्थी, वागीश का वाकिश, व्यर्थ का व्यर्थ, व्याकुल का व्याकुल, व्योवृद्ध का व्यवृद्ध, वसुदेव का वसुधाय, विद्यालय का विद्या जोड़ आल्य। अब सह से कुछ शब्द हैं, शिरोमणि का शिरहमणि, शंकर का समय कर, संसाक का अंक, शुद्धोधन का शुद्ध ओदन, शिवालय का शिव जोड़ आल्य, शस्त्रार्थ का शस्त्र अस्त्र, श्रेयस्कर का श्रेयकर, षट दर्शन का सट दर्शन, सट का मतलब होता है 6, सुरेंद्र का सुर इंद्र, स्वागत का सुआगत, स्वार्थ का सब अर्थ, सदानंद का सत आनंद, सदगुरु का सतगुरु, सद्भावना का सत्य जोड़ भावना, सद्धर्म का सतधर्म, सज्जन का सत्यजन, संतोष का समतोष, संकल्प का समकल्प, संयोग का समयोग, संसार का संसार, संयम का संयम, सदाचार का सदाचार, सीमांत का सीमांत, सप्तऋषि का सप्तऋषि, स्वाधीन का स्वाधीन, स आश्चर्य का स आश्चर्य, सत्याग्रह का सत्य आग्रह, सावधान का सावधान, सर्वोदय का सर्वोदय, सूर्योदय का सूर्योदय, सरावरा का सरावरा, सदावानी का सतवानी, सूर्योदय का सूर्योदय, स्वर्ग का स्वर्ग। ये जो इतने सारे शब्द मैंने आपको बताए, ये बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। जो मैं आपके लिए 30 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, इस वीडियो के पीछे 2 घंटे का जो मेहनत होता है वो आपको नहीं दिखता है। तो इसलिए आप इस 15 से 20 मिनट टाइम निकाल के, जो मैंने ऊपर आपको टेबल बढ़ाया, इतने सारे शब्दों को आपको स्पीडली बताया, उन शब्दों को आप एक बार अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा, जिससे उन शब्दों का आपके माइंड में एक अच्छा सा इमेज बन जाएगा। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन होंगे करीब, सभी क्वेश्चंस का। अगर आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो लाइव कमेंट सेक्शन में इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हुए चलिए, और अगर आप इस वीडियो को बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप अपने माइंड में ही कैलकुलेट करते हुए चलिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए। तो इस वीडियो को लास्ट तक यहाँ से, अगर आप इससे पहले ध्यान से नहीं देख रहे थे तो यहाँ से इस वीडियो को ध्यान से देखिए, माइंड कंसंट्रेट करके मेरी सभी बातों को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा।
तो हमारा पहला प्रश्न है, सूक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सउक्ति, सूक्ति, 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 पढ़ने में सभी एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको, इनका आप सही उत्तर तभी दे सकते हैं जब इसके आप संधि विच्छेद को पहले अच्छे से देखे हुए रहिएगा। तो सूक्ति का जो सही संधि विच्छेद होता है वो सु जोड़ उक्ति होता है, और उसमें जो उ होता है वो ऐसा होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूक्ति का संधि विच्छेद क्या है? तो सूक्ति का संधि विच्छेद सु जोड़ उक्ति है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? ये तो आपको जरूर पता होगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है। पर जोड़ ती जोड़ एक, प्रत्यय एक, प्रति प्रह एक या फिर प्रत्येक। तो प्रत्येक जो होता है वो दो शब्द पहले से होता है, प्रति जोड़ एक, और इस प्रति जोड़ एक के मिलने से ही प्रत्येक बनता है। तो प्रति जोड़ एक जो है वो ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति धन एक होगा। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल, विग्रह, ए और बी दोनों होता है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं होता है। तो जैसे ही मैंने इस क्लास को स्टार्ट किया था मैंने आपको बताया था संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो शब्दों का मेल होता है तो उनके अर्थ में परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन को ही संधि कहा जाता है। तो संधि का अर्थ मेल होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेल। व्यंजन ध्वनि से परे स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में जो विकार आता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यंजन संधि से परे व्यंजन आने पर उसमें जो विकार आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही तो व्यंजन संधि कहते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड लेकर आया हूँ, क्योंकि अगर आप इन क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दीजिएगा तो आपका जो डेफिनेशन है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो जब व्यंजन ध्वनि से परे स्वर या व्यंजन आता है तो उनमें जो परिवर्तन, जो विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यंजन संधि। संधि के कितने भेद हैं? 2, 4, 3 या फिर 5? तो संधि के कुल 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के कुल 3 भेद हैं। जहाँ एक स्वर का दूसरे स्वर के मेल से परिवर्तन होता है तो उसमें क्या कहते हैं? मतलब जब एक स्वर दूसरे स्वर से मिलता है और दो स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब एक स्वर दूसरे स्वर से मिलता है और उनके मेल से जो उनमें परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये स्वर संधि का ही डेफिनेशन है। जब दो शब्द एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मिलने के कारण ध्वनियों में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से उनके ध्वनियों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, या फिर प्रत्यय कहते हैं। तो उसे कहते हैं संधि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं? तो उसे ही संधि कहते हैं। संधि में दो शब्द मिलते हैं और दोनों शब्दों के मिलने से उनके ध्वनि में भी परिवर्तन होता है और उनके अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग कहा जाता है इसको, जो 2 बिंदु लास्ट में होता है। तो विसर्ग में जो परिवकार होता है, मतलब परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का ये डेफिनेशन है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि। आप सभी आंसर देते हुए चलिए सभी क्वेश्चंस का, जिससे मुझे ये पता चले कि आप क्वेश्चंस का आंसर सही दे रहे हैं या फिर गलत। तो अ या अ, प्र जोड़ ए से दोनों मिलकर ए और ओ हो तो औ होने से मिलकर औ हो जाते हैं। तो इसे कौन सा स्वर? मैंने आपको बताया था स्वर संधि के 4 भेद होते हैं, तो वही इसमें पूछा जा रहा है। डेफिनेशन है कि अगर ऐसा ऐसा हो तो इससे जो उदाहरण होगा वो किस संधि का होगा। तो जब अ जोड़ ओ बड़ा औ हो जाता है तो इसमें होती है संधि की वृद्धि, तो इसको कहा जाता है वृद्धि संधि। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृद्धि संधि। ह्रस्व स्वर या दीर्घ अ उ से क्रम से ह्रस्व स्वर अ ई उ आ हो जाए तो मिलकर क्रम से आ ई उ हो जाते हैं। मतलब जो छोटा अ है, छोटी ई है और छोटा उ है, छोटी ई ऐसी होती है, ये बड़ी होगी, छोटी ई ऐसी होगी और छोटा उ ऐसा। तो इनमें जो ह्रस्व स्वर हैं और दीर्घ स्वर हैं उन दोनों के मिलने से जो क्रम से उनमें परिवर्तन होता है उसे कौन सा संधि कहते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या फिर इन संधि। तो उसमें जो परिवर्तन हो जाता है तो उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो ह्रस्व स्वर है वे दीर्घ स्वर बन जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये दीर्घ संधि, इसी का डेफिनेशन ये है। यदि आ के आगे ई उ री आए तो दोनों के मिलने से क्रम से ए ओ और अर हो जाते हैं, तो उसे कौन सा संधि कहते हैं? तो ये डेफिनेशंस मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ाया था। अगर आपने डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर जरूर सही बताइएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो, इसका क्वेश्चन ये था, यदि अ और आ के आगे अगर ये शब्द आ जाएँ तो उनके मिलने से ए ओ और ये हो जाते हैं, तो ये उनके गुण में परिवर्तन हो जाता है। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गुण संधि का डेफिनेशन है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं?
ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा बच्चे, इसमें क्या करते हैं एग्जाम में 3 टिक करके आ जाते हैं, देखो गलत आंसर है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, लेकिन स्वर संधि के 4 भेद होते हैं। अच्छे से याद रखिएगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 4 भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। अनधिकार में कौन सा संधि विच्छेद सही है? अनधिकार, अनधिकार, अनधिकार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अनधिकार का जो सही संधि विच्छेद होगा वो अन जोड़ अधिकार होगा, जिसे शब्द के नीचे ये लगा हुआ रहता है, इसे हलंत पढ़ा जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे हलंत कहते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो न शब्द है वो आधा है, तो अन जोड़ अधिकार है, मतलब अ में जब आधा न जुड़ता है तो इन दोनों के आधा न जुड़ने से न का निर्माण होता है, पूरे न का। तो अन जोड़ अधिकार में जो सही संधि विच्छेद होगा वो अन अधिकार होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन जोड़ अधिकार। यदि ई उ री के बाद भिन्न स्वर आए ई उ तो री का र हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर यन संधि। तो उसे क्या कहेंगे? तो आप अगर ध्यान से इस क्लास को देख रहे हैं तो मैंने आपको दीर्घ संधि का डेफिनेशन बता दिया, गुण संधि का, वृद्धि संधि का, तो बच गया यन संधि, और ये यन संधि का ही डेफिनेशन है। ऐसा क्वेश्चन कम चांसेस आपके एग्जाम में पूछे जाएँ, लेकिन क्या पता पूछ दिया जाए, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन भी बनाकर लेकर आया हूँ जिससे आपका डेफिनेशन भी अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो ये यन संधि का डेफिनेशन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यन संधि। निम्नांकित में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? योगेश्वर, निर्मल, तदधित और परोपकार। तो इसमें पूछा आपसे जा रहा है कि इन चारों शब्दों में से व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप तभी दीजिएगा जब आपको डेफिनेशन पता होगा। तो व्यंजन संधि में क्या होता है? एक व्यंजन और एक स्वर के मिलने से जो मेल में परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसमें जो व्यंजन संधि है वो है तदधित। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तदधित। जब मैंने आपको व्यंजन संधि का डेफिनेशन बताया था तो उसमें भी मैंने आपको यही एग्जांपल बताया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तदधित। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तल्लीन, तदाकार, नायक या फिर निस्संग। तो तल्लीन में जो सही संधि विच्छेद होता है, स्वर संधि पूछा जा रहा है। तो स्वर संधि का जो संधि विच्छेद होता है उसमें 2 स्वर होते हैं, दोनों स्वर के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो इसमें स्वर का स्वर से मिलना चाहिए, जैसे इसमें जो स्वर का स्वर मिल रहा है वो नायक में मिल रहा है। नायक में न आधा होता है और आ पूरा होता है। तो इसमें जो अ है ये स्वर है, और य में पहले अ होता है और फिर अ होता है, इन दोनों के मिलने से यह बनता है। तो अ और अ ये दोनों ही स्वर है, और दोनों स्वर के मिलने से स्वर संधि का निर्माण होता है। तो स्वर संधि का जो उदाहरण हो जाएगा वो नायक होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नायक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? निस्सहाय, जगन्नाथ, सतीश या फिर प्रत्येक। तो निम्नांकित में जो विसर्ग संधि का उदाहरण है वो निस्सहाय है। निस्सहाय का जो संधि विच्छेद होता है वो ऐसा होता है, नि जोड़ सहाय, और निसहाय के जुड़ने से निसहाय बनता है। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो विसर्ग संधि का मतलब जो उदाहरण होगा वो निसहाय होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्चारण, उत्तरण, उच्चारण या फिर उरण। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप तभी दे पाइएगा जब आप इस क्वेश्चंस को पहले से पढ़े हुए रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा माइंड लगाने की बात नहीं होता है। अगर आप इस क्वेश्चंस को पहले से, इस शब्द के संधि विच्छेद को पहले से अगर देखे हुए हैं तो आप ऑप्शंस को देते ही इसका सही आंसर बता दीजिएगा। इसलिए मैं इतने सारे शब्दों को जो मैंने स्पीडली आपको बताया वो टाइम निकाल कर 10 से 15 मिनट में उस PDF को स्वयं से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो उच्चारण का जो सही संधि विच्छेद होता है वो उत्त जोड़ चारण होता है। तो उत्त जोड़ चारण ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्त जोड़ चारण। गिरीश का सही संधि विच्छेद, गिरीश, गिरीश, गिरीश या फिर गिरीश। पढ़ने में सभी एक जैसे लग रहे हैं लेकिन सभी में परिवर्तन है। तो गिरीश का जो सही संधि विच्छेद होता है वो गिरी जोड़ ईश होता है, गिरी ईश। इसमें छोटी ई होती है, मतलब इधर वाला री होता है और इस बड़ी ई होती है, इनके मिलने से ये कैपिटल री बन जाती है। तो गिरीश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो गिरी जोड़ ईश होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरी ईश। जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद, जग जोड़ नाथ, जगहनाथ, जगतनाथ या फिर जगतनाथ। तो जगन्नाथ का जो सही संधि विच्छेद होता है वो जगत जुधन नाश होता है, और इसमें जो त है वो त आधा होता है। और मैंने अभी आपको बताया अगर किसी शब्द के नीचे हलंत लगा दिया जाता है तो इससे उस शब्द के आधे होने का परिबोध होता है। तो जगन्नाथ में त आधा होता है, तो त आधा ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद जगत जोड़ नाथ होगा। तिरस्कारः का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तिरह जोड़ कार, तिरह जोड़ कार, तिरह जोड़ कार या फिर तिरिकार।
तो तिरस्कार का जो सही संधि विच्छेद होगा वो तिरह जोड़ कार होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिरह जोड़ कार। ये एक विसर्ग संधि का उदाहरण है और वो जो विसर्ग है वही स का रूप ले लेता है। नीरव का संधि विच्छेद क्या है? नि जोड़ र, नि जोड़ र, नि जोड़ रक या फिर नि जोड़ रव। तो नीरव का जो सही संधि विच्छेद होगा वो नि जोड़ रव होगा और नि जोड़ रव ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीरव का सही संधि विच्छेद नि जोड़ रव होगा। इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसको टिक कर देते हैं जो कि गलत है। नीरव में नी छोटी होती है और इसमें जो विसर्ग है और इसके साथ अ रहता है और उसमें र प्लस रहता है, हलंत के साथ र आधा रहता है। तो ये अ और ये ई के मिलने से बड़ी ई का निर्माण होता है, जो कि आपने डेफिनेशन में पढ़ा था। तो वही इसमें रूल फॉलो हो रहा है। तो नीरव का जो सही संधि विच्छेद होगा वो निह जोड़ रव होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीरव। निष्फल का सही संधि विच्छेद, निफल, निफल, निफल या फिर निर्धन फल। तो निष्फल का जो सही संधि विच्छेद होता है वो निह, विसर्ग लगा हुआ रहता है, निह धन फल होता है। तो ऐसा आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निष्फल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह जोड़ फल होगा। सतीश का संधि विच्छेद क्या है? सती जोड़ ईस, सती जोड़ ईस, सती जोड़ ईस या फिर सती ईस। सतीश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो सती धन ईस होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सतीश का सही विच्छेद संधि विच्छेद क्या होगा? तो सती जोड़ ईस होगा। ये आपको देखने में थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आप माइंड कंसंट्रेट करके पैसेंस के साथ इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, अगर आपसे इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं भी बन रहे हैं, अगर आपसे बन रहे हैं तो लाइव कमेंट सेक्शन में सभी का आंसर देते हुए चलिए। और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो अपने माइंड में सोचते हुए चलिए कि मैं किस क्वेश्चन का आंसर सही दे रहा हूँ, किसका गलत। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है फिर भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको क्या होगा, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 101% उसका सही आंसर करके आइएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सिर्फ इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, आगे के 25 क्वेश्चन आपको और करवाएंगे और यहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो प्रत्येक का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? तो मैंने यहाँ पे आपको बताया, प्रत्येक का जो सही संधि विच्छेद होगा वो प्रतिधन एक होगा। तो प्रतिधन एक ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका एक रूल ये भी होता है कि जो शब्द है उस शब्दों को जब आप दो भाग में बांटिएगा तो उन दोनों शब्दों का अपना अपना एक अर्थ होना चाहिए। यही संधि विच्छेद का नियम होता है। तो इसमें देखिए प्रति का भी अपना एक शब्द है, एक का भी अपना एक शब्द है। तो प्रत्येक का जो सही संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतिधन एक। परिणाम का संधि विच्छेद क्या है? परिणाम, परिणाम, परिणाम या फिर परिजोड़ नाम। तो परिणाम का जो सही संधि विच्छेद होगा ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसमें परिधन नाम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिजोड़ नाम। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़र्थी, विद्या जोड़र्थी, विद्या जोड़र्थी या फिर विद्यार्थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जरूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार, एक प्रत्येक वाला और एक ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना अधिक रहती है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। विद्यार्थी का जो सही संधि विच्छेद होगा वो विद्याधन अर्थी होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्याधन अर्थी। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशहदा, यशोधोधंजा, यशोधंदा या फिर यशधंदा। तो यशोदा का जो सही संधि विच्छेद होगा वह यशधन द होगा। यशधन द ऑप्शन नंबर डी में। और ये जो विसर्ग है और इसमें जो अ मिला हुआ है इसके साथ हलंत के साथ द है, तो इसके और इसके मिलने से ही ओ का निर्माण होता है, जो कि आपने डेफिनेशन में समझा था। तो यशध का जो सही संधि करते हैं तो यशोदा बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यशधन द। स्वागत का संधि विच्छेद, सुआगत, सुआगत, स्वागत या फिर सोआगत। तो सुआगत का मीन्स स्वागत का जो सही संधि विच्छेद होगा वो सु जोड़ आगत होगा, मतलब तुम्हारा स्वागत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सु जोड़ आगत। सच्चरित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? सच जोड़ रित्र, स जोड़ चरित्र, सच जोड़ चरित्र या फिर सच जोड़ चरित्र। तो मैंने भी आपको बताया कि जिस शब्द में हलंत लगा हुआ रहता है ऐसे क्वेश्चन का आंसर वही होता है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सच्चरित्र का जो सही संधि विच्छेद होगा वो सत धन चरित्र होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत धन चरित्र। विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है? उज्ज्वल, रेखांकित है या फिर दुष्कर्म। तो आप देख पा रहे होंगे विसर्ग संधि का इसमें जो सही उदाहरण है वो दुष्कर्म है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद अगर आप कीजिएगा तो दुह धन कर्म बनेगा और इसमें ये विसर्ग आ रहा है और यही विसर्ग संधि का पहचान होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विसर्ग संधि का जो उदाहरण होगा वो दुष्कर्म हो जाएगा। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? उन्नति, अत्यधिक, दिगंबर या फिर मेल। तो निर्मल, तो निह जो मल ये तो विसर्ग संधि का हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो स्वर संधि का जो उदाहरण हो जाएगा वो अति धन अधिक हो जाएगा। तो अति धन अधिक में स्वर और स्वर मिलते हैं, तो अति धन अधिक आपके ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वर संधि का जो सही उदाहरण होगा वो अत्यधिक हो जाएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है?
निसहाय मनोज उच्चारण या फिर व्यर्थ। तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा वो उत्धनचारण हो जाएगा, और उत्धनचारण ऑप्शन नंबर सी में उच्चारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यंजन संधि का उदाहरण उच्चारण हो जाएगा। ए धन अ वर्गों के मेल से किस नई ध्वनि का विकास होता है? अ, आय, अब या फिर अब। तो ए और अ जब मिलता है, जब ए और अ को मिलाया जाता है तो इनके मिलने से अय का निर्माण होता है। तो अय ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अय। निर्मल का संधि विच्छेद क्या है? निधनमल, निहिमल, निर्मल या फिर निर्मल। तो मैंने अभी आपको बताया था निर्मल जो है वो विसर्ग संधि का उदाहरण है, और निर्मल का जो सही संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निधनमल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्मल का संधि विच्छेद ए हो जाएगा। व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होगा? वियाकुल, वियाकुल, विह्याकुल या फिर वियकुल। तो व्याकुल का जो सही संधि विच्छेद होगा वो विधन आकुल होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्याकुल का संधि विच्छेद विधन आकुल होगा। संस्मरण का संधि विच्छेद क्या होगा? समजोड़ समरण, समजोड़ समरण, समजोड़ समरण या फिर समजोड़ समारण। तो संस्मरण का जो सही संधि विच्छेद होगा वो सम धन स्मरण होगा, और सम में ये जो म है ये हलंत के साथ आधा होना चाहिए। तो सम धन स्मरण ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्मरण का सही संधि विच्छेद समधन स्मरण होगा। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं भी आ रहा है तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं तो इसका इमेज आपके माइंड में बन जाएगा, और अगर यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में या फिर आपसे दोबारा कहीं पूछा जाए तो आप 101% इसका सही आंसर बताइएगा, इसलिए इसको लास्ट तक देखिएगा। स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? सब इच्छा, स्व इच्छा, स्व इच्छा या फिर स्वेच्छा। तो स्वेच्छा जो है उसका संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है कि स्वेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से मीन्स सब इच्छा। स्वेच्छा का सही जो संधि विच्छेद होता है सब इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार। तो सब इच्छा ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद सब धन ईसा हो। ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, इसमें ई जो है वो छोटी होगी, तो छोटी ई ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। स्वेच्छा, स्वेच्छा का जो सही संधि विच्छेद होगा वो सब धन इच्छा होगा। इसमें जो ई है वो ऐसी होगी, ये वाली ई नहीं होगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सब धन इच्छा। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? उन्नति, अत्यधिक, दिगंबर या फिर निर्मल। तो ये क्वेश्चन तो लगता है रिपीट हो गया, कुछ समय पहले ही मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, लगता है आपका 31 या 32 क्वेश्चन यही था। स्वर संधि का जो उदाहरण हो जाएगा वो अति जोड़ अधिक हो जाएगा, अति धन अधिक अत्यधिक होता है, और यही स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अत्यधिक। मनोरथ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनः जोड़ रथ, मनः जोड़ ध, मनः जोड़ रथ या फिर मन जोड़ ओरथ। तो मनोरथ का जो सही संधि विच्छेद होता है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, मनः जोड़ रथ, मनः जोड़ रथ ऑप्शन नंबर सी में, तो यही मनोरथ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। देवेश का सही संधि विच्छेद क्या है? देवधन इस, देवधन इस, देवा इस या फिर देववेश। तो देवेश का जो सही संधि विच्छेद होगा वो देवधन इस होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवधन इस। संचय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? संचय का सही संधि विच्छेद सम जोड़ चय होगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सम जोड़ चय। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ने जोड़ अयन, ने इन, ने अन या फिर नयन, ये सभी आंसर गलत है। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नयन का सही संधि विच्छेद ने धन अन होता है। अन्वय संधि पद का सही संधि विच्छेद क्या है? अन धन अय, अनु जोड़ अय, अनु जोड़ ये व्यय या फिर अनुधन व्यय। तो अन्वय का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? अनु जोड़ अय अनन्वय बनता है, तो अनु जोड़ अय, अनु जोड़ अय, तो अनु जोड़ अय ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुधन अय अन्वय का संधि पद होता है। सरेंद्र किन वर्गों में संधि हुई है? या फिर आय। तो सरेंद्र, इसमें आप देख पा रहे होंगे स्र में अ है और रेंदर, इसमें ई बड़ी वाली छिपी हुई है, तो इसमें अ और ई का समन्वय हुआ है, तो अ और ई तो है ही नहीं, इसी ई को आप बड़ा बना लीजिए, इसमें जो ई है ये बड़ी वाली है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरेंद्र का वर्ग किन वर्गों में संधि है? तो अ और ई के वर्णों में संधि हुई है। सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसका सही आंसर बताइए, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय या फिर सूर्योदय। तो सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद होता है वो सूर्य धन उदय होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूर्य धन उदय। इसमें आपके 46 क्वेश्चन ही थे, तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपको याद नहीं हुए होंगे तो समझ तो जरूर आ गए होंगे, और अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा होगा तो आपने जरूर अधिक से अधिक क्वेश्चंस का सही आंसर दिया होगा। तो जो इस वीडियो को बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं या फिर जो लाइव भी देख रहे हैं, कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चंस का आंसर सही हुआ, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, मुझसे कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में अपनी बातों को दर्ज कर सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर सहित पीडीएफ चाहिए, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसका पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो टेबल मैंने आपको बताया था वो 10 मिनट का टाइम निकाल कर उस टेबल को जरूर पढ़िएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी है, और टेलीग्राम एप्लीकेशन में आप कृष्णा एजुकेशन को सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं।